यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। धमाका। लापरवाही के एक पल में आरव एक डार्क स्केल राइनो के साथ आमने सामने टकराने के लिए मजबूर हो गया और परिणाम स्पष्ट था। आरव को बिना किसी संदेह के हवा में उड़ा दिया गया और फिर वह दीवार से जा टकराया। आरव ने अपने मुंह के कोनों पर लगे खून को पोंछा और फिर तुरंत खड़ा हो गया और फिर उसके दाहिने पैर ने जमीन पर हल्के से ठोकर मारी। उसने खुद को हवा में उछालने के लिए इस प्रतिबल का सहारा लिया ताकि उस डार्क स्केल राइनो से बच सके जो पहले ही उसके सामने आ चुका था। जैसे ही वह डार्क स्केल राइनो से बचा, आरव ने इस अवसर का लाभ उठाया और डार्क स्केल राइनो की पीठ पर उतर गया। आरव ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ी और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा तुरंत तलवार में प्रवाहित हुई और फिर उसने तुरंत इसे डार्क स्केल राइनो की पीठ की ओर वार किया। छनछनाहट। हवा में एक गूंजती हुई छनछनाहट गूंज उठी और आरव के हाथ सुन्न हो गए। उसे देखने की जरूरत नहीं थी कि वह अभी भी डार्क स्केल राइनो की रक्षा को भेदने में असमर्थ था। जैसे ही वह एक बार फिर से वार करने वाला था, डार्क स्केल राइनो अचानक हवा में उछल गया और फिर उसने हवा में अपने शरीर को पलट दिया और तेजी से नीचे उतरने लगा। वर्तमान स्थिति के आधार पर डार्क स्केल राइनो का इरादा आरव को कुचलकर मारने का था। आरव भयभीत हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ को डार्क स्केल राइनो की पीठ पर मारने में जरा भी संकोच नहीं किया और वह इससे मिली शक्ति के सहारे दूर हो गया। बूम! डार्क स्केल राइनो का पहाड़ जैसा शरीर जमीन पर गिरा और पूरे स्तर में भूकंप जैसा कंपन हुआ। जब आरव ने जमीन से होने वाले हिंसक कंपन को महसूस किया तो उसकी पलकें फड़क उठीं। अगर वह एक कदम भी धीमा होता तो उसका शरीर कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, वह शायद मांस के लोथड़े का एक ढेर बन गया होता। इस क्षण आरव को सचमुच लाचारी की गहरी भावना महसूस हुई। उसके सामने यह विशालकाय जीव बस बिना किसी खामी के था। इसमें दुर्जेय शक्ति, एक असामान्य रक्षा और एक गति थी जो बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। मैं इससे कैसे लड़ूं? इस क्षण वह सचमुच उस साथी से पूछना चाहता था जिसने इस स्तर को पार किया था कि उस साथी ने इसे कैसे हासिल किया था। अगर वह उच्च श्रेणी के शक्ति तंत्र जैसे बाहरी शक्ति स्रोत पर भरोसा कर सकता था तो आरव को राइनो की रक्षा को तोड़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। हालांकि समस्या यह थी कि वह यहाँ बाहरी शक्ति स्रोतों पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए आरव ने सचमुच थोड़ा असहाय महसूस किया। जिस पल डार्क स्केल राइनो खड़ा हुआ, आरव की भौहें अचानक सिकुड़ गईं और फिर कुछ अज्ञात कारण से उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ठीक उसके बाद उसने एक चिड़चिड़ी अभिव्यक्ति का खुलासा किया और कहा, छोटे साथी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जैसे ही उसने बात की, आरव तेजी से आगे बढ़ा और वह एक तेज हवा में बदल गया जो डार्क स्केल राइनो की ओर बढ़ रहा था जो अभी अभी खड़ा हुआ था। हाँ, अभी कुछ पल पहले उसके आत्मिक केंद्र में सो रहा छोटा साथी जाग गया था। उसके बाद छोटे साथी ने उसे डार्क स्केल राइनो की कमजोरी के बारे में बताया। इससे आरव को खुशी और उदासी दोनों महसूस हुई। वह खुश था क्योंकि उसे आखिरकार डार्क स्केल राइनो को हराने की उम्मीद थी और वह उदास था क्योंकि अविश्वसनीय छोटे साथी ने वास्तव में उसे अब बताया था। अगर छोटे साथी ने उसे थोड़ा पहले बताया होता तो क्या वह ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं होता? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हालांकि उसके पास अब छोटे साथी से निपटने का समय नहीं था। उसके पास अब सिर्फ एक ही विचार था और वह था इस राजा स्तर के डार्क बीस्ट को हराना। आरव ने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया।
जिस क्षण डार्क स्केल राइनो अभी अभी खड़ा हुआ था, आरव पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। इसके प्रति डार्क स्केल राइनो की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इसकी विशाल आकृति तुरंत आरव की ओर हिंसक रूप से बाहर निकली और यह एक विशाल पहाड़ की तरह आरव पर दबाव डालने लगी। जिस क्षण वे टकराने वाले थे, आरव के पैर मुड़ गए क्योंकि वह अचानक जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और वह डार्क स्केल राइनो के नीचे जमीन पर खिसक गया। आरव ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और उसने उस तलवार को पकड़ रखा था जो एक सुनहरी चमक से युक्त थी और उसने अचानक इसे डार्क स्केल राइनो के पेट की ओर ऊपर उठा दिया। हिस! तलवार की नोक ने डार्क स्केल राइनो की त्वचा को छेद दिया। हालांकि आरव को खुश होने का मौका भी नहीं मिला जब उसने देखा कि तलवार की नोक बिल्कुल भी गहरी नहीं जा पा रही थी और डार्क स्केल राइनो वास्तव में उसकी तलवार से बचने के लिए हवा में छलांग लगाने का इरादा रखता था। आरव चौंक गया और उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसके पूरे शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा एक धार की तरह तलवार की ओर बढ़ गई और फिर उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके अचानक अपने हाथ में तलवार घुमाई। हिस! इस बार उसकी तलवार को फिर से कोई बाधा नहीं मिली। यह डार्क स्केल राइनो के पेट से तब तक घुसती रही जब तक कि तलवार का केवल मूठ ही बाहर नहीं रह गया। इसके अलावा इस क्षण डार्क स्केल राइनो का शरीर अभी अभी हवा में उछला था, लेकिन यह थोड़ा बहुत देर हो चुकी थी। डार्क स्केल राइनो का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही उसने इसे गायब होते देखा, आरव जमीन पर लेट गया और उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और अपने दिल में कहा, क्या किस्मत! हाँ, इस जीत को वास्तव में किस्मत माना जा सकता है। अगर छोटे साथी ने उसे डार्क स्केल राइनो के कमजोर बिंदु के बारे में नहीं बताया होता, तो हार मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसके अलावा डार्क स्केल राइनो के इस कमजोर बिंदु को वास्तव में एक कमजोर बिंदु नहीं माना जा सकता था क्योंकि उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और उसके पूरे शरीर की शारीरिक शक्ति केवल उसकी त्वचा को छेदने में सक्षम थी। कहने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी ताकत और गति थोड़ी भी कम होती तो वह शायद कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गया होता। इस लड़ाई का अनुभव करने के बाद आरव कई चीजें समझा। सबसे पहले शारीरिक शक्ति और रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहले अगर उसकी अपनी शारीरिक शक्ति दुर्जेय नहीं होती तो उसका शरीर शायद डार्क स्केल राइनो के साथ एक ही टक्कर से अलग हो गया होता और उसके लिए जीत हासिल करना असंभव होता। इसलिए आरव ने फैसला किया था कि वह निश्चित रूप से अपने शरीर को प्रशिक्षित करेगा। सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के साथ उसका मानना था कि शारीरिक रक्षा और ताकत के सुधार के मामले में वह आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर पाएगा। दूसरी बात जो वह समझा वह यह थी कि गति तेज नहीं थी। कम से कम यह डार्क बीस्ट्स के खिलाफ वास्तव में प्रभावी नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे पहले डार्क स्केल राइनो था। उसकी गति पहले से ही बहुत तेज थी और वह एक सांस के भीतर डार्क स्केल राइनो के खिलाफ कुछ दसियों वार कर सकता था। हालांकि यह बेकार था। वह तलवार से कितने भी वार क्यों न करे, वह डार्क स्केल राइनो की रक्षा को भेदने में असमर्थ था। तो उसे अभी भी अपनी ताकत में सुधार करना था क्योंकि केवल जब एक और भी मजबूत ताकत को गति के साथ जोड़ा जाएगा तभी यह डार्क बीस्ट्स के लिए खतरा पैदा कर पाएगा। अन्यथा अगर वह एक राजा स्तर के डार्क बीस्ट के खिलाफ जाता तो उसे केवल मार खानी पड़ सकती थी। तीसरी बात जो वह समझा वह यह थी कि वह तकनीकों के उपयोग में पर्याप्त कुशल नहीं था। उसकी ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक 19वें स्तर पर तलवार सेवक या डार्क स्केल राइनो को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई थी। बेशक यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीक कमजोर थी क्योंकि उसने ठीक ठीक देखा था कि शैलाधर ने इसे इस्तेमाल करते समय ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक कितनी दुर्जेय थी।
उसके पास वर्तमान में 5 प्रकार की तकनीकें थीं: बुनियादी तलवार तकनीक, ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक, तलवार नियंत्रण तकनीक, तलवार ऊर्जा उंगली और तूफान चाल। उनमें से एक पृथ्वी स्तर पर थी, एक गूढ़ स्तर के मध्य श्रेणी पर थी और दूसरी एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक थी। यह कहा जा सकता है कि उसकी तकनीकों की गुणवत्ता कम नहीं थी। हालांकि बुनियादी तलवार तकनीक के अलावा उसके पास दूसरों में उच्च उपलब्धियां नहीं थीं और उसे केवल उनके मूल सिद्धांत सीखने वाला ही माना जा सकता था। पूरे रास्ते में अगर उसने बुनियादी तलवार तकनीक को उस बिंदु तक नहीं पहुंचाया होता जहां यह उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया था, और अगर वह इन उच्च श्रेणी की तकनीकों पर भरोसा नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से बहुत पहले ही स्तंभ से बाहर हो गया होता। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने एक गहरी सांस ली और कड़वाहट से हंसते हुए कहा, लगता है कि मुझ में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। अफवाह के अनुसार प्रतिभाओं के बीच के प्रतिभाशाली आरोहण रैंकिंग्स पर रैंक किए जाते हैं। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं शायद उनके लिए एक चींटी की तरह होऊंगा। आरव ने दक्षिणी क्षेत्र की आरोहण रैंकिंग्स को कभी कम नहीं आंका था। आरव को नहीं पता था कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कितने लोग रहते थे, लेकिन वह एक बात से स्पष्ट रूप से जानता था। दक्षिणी क्षेत्र में निश्चित रूप से अनगिनत राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे। अगर वह उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रसिद्ध होना चाहता था और शीर्ष 5 में अपना रास्ता बनाना चाहता था, तो इसे हासिल करने की कठिनाई उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय थी। वह पहले ही शेखी बघार चुका था और उसने एक सुंदरी से भी ऐसा कहा था। इसलिए अगर वह इसे हासिल नहीं कर पाता तो न केवल वह अपना दाव हार जाता, बल्कि उसका चेहरा भी खराब हो जाता। इसलिए उसे खुद के प्रति कठोर और सख्त होना पड़ा। केवल दबाव से ही प्रेरणा मिलती है। आरव मुस्कुराया और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब उसे अपने सामने की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। 20वें स्तर पर एक राजा स्तर का डार्क बीस्ट था, तो 21वां स्तर कितना भयानक होगा। क्या वह पिछले बाह्य प्रांगण परीक्षा के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह ही 21वें स्तर पर रुक जाएगा? आरव ने इसके बारे में और नहीं सोचा। उसे अब अपनी गूढ़ ऊर्जा को ठीक करना था। उसे अगले स्तर से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। चाहे कुछ भी हो, वह इसे आजमाना चाहता था, और भले ही यह एक आत्मा स्तर का डार्क बीस्ट हो, वह फिर भी इसे आजमाना चाहेगा। बाह्य प्रांगण परीक्षा शुरू होने के बाद से 4 दिन बीत चुके थे, फिर भी स्तंभ के बाहर लोगों की संख्या कम नहीं हुई थी, बल्कि इसके बजाय अधिक से अधिक लोग यहां जमा हो रहे थे। खासकर जब मृत्युलोक के 8वें स्तर पर एक श्रम शिष्य के 20वें स्तर पर चढ़ने की खबर फैल गई थी। यह सिर्फ बाह्य प्रांगण के शिष्य ही नहीं थे जो तलवार सेवक स्तंभ के बाहर जमा हुए थे, बल्कि श्रम शिखर के कुछ श्रम शिष्य भी आए थे। आरव अभी भी एक श्रम शिष्य था, और एक श्रम शिष्य ने पूरे तलवार संप्रदाय को चौंका दिया था। श्रम शिष्य होने के नाते श्रम शिखर के वे श्रम शिष्य अन्य बाह्य प्रांगण के शिष्यों की तुलना में और भी अधिक उत्साहित थे। तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों ने उन श्रम शिष्यों को दूर नहीं भगाया, क्योंकि तलवार सेवक स्तंभ के भीतर वह सनकी खुद एक श्रम शिष्य था। उल्लेख करने योग्य बात यह थी कि जब से सभी को पता चला कि तलवार सेवक स्तंभ के भीतर का व्यक्ति आरव था, संप्रदाय के कुछ लोग आरव को संप्रदाय के एक आदर्श के रूप में बोलने लगे थे। उनके पास आरव को एक आदर्श बनाने का कारण था। उदाहरण के लिए, आरव एक गरीब परिवार से था। उसने कम उम्र से ही कठिनाइयों को सहन किया था, यहाँ तक कि जब वह एक श्रम शिष्य में बदल गया था तब भी उसने हार नहीं मानी थी, और इसी तरह। संक्षेप में, आरव के बारे में अतीत की हर बुरी चीज इस क्षण बेहद सार्थक हो गई थी। इसके अलावा
बुजुर्ग कियान को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचानने के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण आंखें रखने के लिए सभी शिष्यों द्वारा प्रशंसा की गई और बुजुर्ग कियान ने इसे सुनकर एक मुस्कान दी। वर्तमान में तलवार सेवक स्तंभ के बाहर हर कोई देख रहा था कि क्या आरव पिछले बाह्य प्रांगण परीक्षा से रिकॉर्ड तोड़ने और एक नया रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होगा। सभी की प्रत्याशा भरी निगाहों के तहत आरव ने 20वें स्तर पर अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने 21वें स्तर पर कदम रखा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आरव ने 21वें स्तर पर कदम रखा तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं और अगर सिर्फ दिखावे को देखें तो बूढ़े व्यक्ति को एक अधेड़ उम्र का आदमी भी कहा जा सकता था। हालांकि उसकी छाती तक बढ़ती सफेद दाढ़ी और उसके सिर पर बर्फ जैसे सफेद बाल उसकी उम्र का पता दे रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति आरव को एक मुस्कान के साथ देख रहा था जो बेहद सौम्य थी और वसंत की बहार जैसी थी। यह मेरा प्रतिद्वंद्वी है, आरव बूढ़े व्यक्ति को देखकर थोड़ा चकित था। पहले के विचारों के आधार पर आरव ने सोचा था कि इस स्तर पर एक तलवार सेवक उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति इसके बजाय यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा इस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी बहुत जीवंत था। बुरा नहीं, तुम मृत्युलोक के 9वें स्तर की ताकत के साथ यहाँ पहुँचे। तुम और वह छोटी लड़की दोनों ही बुरे नहीं हो। जब आरव हैरान था तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप? आरव ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास के साथ बोला, आप बात कर सकते हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम बहुत उत्सुक हो, लेकिन मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें आगे जारी रखने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आरव अपने दिल में उठ रहे सवालों और सदमे की परवाह किए बिना पूछा, क्यों? क्योंकि 20वां स्तर पहले दिव्य स्तर के नीचे के किसी व्यक्ति के लिए पहले ही सीमा है, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। मृत्युलोक के 9वें स्तर की ताकत के साथ यहाँ तक पहुँचने में सक्षम होना तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब तुम इस जगह से निकल जाओगे तो तलवार संप्रदाय तुम्हें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जहाँ तक इस स्तर की कठिनाई की बात है, यह पहले से ही ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम विरोध कर सको। आरव लंबे समय तक चुप रहा और फिर बोला, वरिष्ठ, मैं जानता हूं कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूं कि क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूं? आरव की राय में यह एक अवसर था, खुद को लगातार बेहतर बनाने का एक अवसर, और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। आरव के दृढ़ भाव को देखकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम उस दिन की उस छोटी लड़की की तरह हो, तुम दोनों को युद्ध की बहुत लालसा है। हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस स्तर की कठिनाई तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें यह समझना होगा कि पिछली छोटी लड़की में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर स्वाभाविक प्रतिभा और ताकत थी, फिर भी वह इस स्तर को पार करने में असमर्थ थी। आरव जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति किस छोटी लड़की के बारे में बात कर रहा था। चूंकि वह यहाँ तक पहुँच सकी, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा और ताकत निश्चित रूप से आरव से कम नहीं थी। हालांकि उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसका खुद की उससे तुलना करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस लड़ना चाहता था, इसलिए उसने दृढ़ता से फिर भी कहा, वरिष्ठ, मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, मैं जानता था कि तुम हार नहीं मानोगे। मुझे पहले तुम्हें इस स्तर की कठिनाई के बारे में बताने दो और फिर तुम तय कर सकते हो कि तुम हार मानना चाहते हो या नहीं। इस स्तर पर यह अब एक तलवार सेवक के साथ लड़ाई नहीं है और इसके बजाय यह एक तलवार संरचना है।
इस तलवार संरचना में गूढ़ ऊर्जा से बनी 100 ऊर्जा तलवारें हर 5 सांसों के बाद तुम पर हमला करेंगी और तुम्हारा लक्ष्य तब तक तलवार संरचना के भीतर बने रहना है जब तक कि ये ऊर्जा तलवारें तुम्हारे लिए कोई खतरा न रह जाएं। मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, आरव ने बूढ़े व्यक्ति को देखा और दृढ़ता से बोला। बूढ़ा व्यक्ति कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। इस तलवार संरचना की शक्ति मुख्य बात नहीं है और मुख्य बात यह है कि तलवार संरचना अब एक भ्रम नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर तुम तलवार संरचना के भीतर मर जाते हो तो तुम सच में मर जाओगे। यह अब एक भ्रम संरचना नहीं है। मैं सच में वहां मर जाऊंगा। आरव यह सुनकर अपने दिल में चौंक गया। इस समय बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम इस स्तर पर असफल होते हो तो तुम इस दुनिया में मौजूद नहीं रहोगे। मैंने यहाँ आकर इसलिए अपनी उपस्थिति दिखाई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तलवार संप्रदाय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दे। वरिष्ठ, क्या उस व्यक्ति ने इस स्तर को चुनौती देना जारी रखने का विकल्प चुना? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि आरव किसके बारे में बात कर रहा था और उसने तुरंत सिर हिलाया और बोला, उसने जारी रखने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह जानती थी कि हर 5 सांस के बाद 100 ऊर्जा तलवारें ऐसी चीज नहीं हैं जिसका वह मुकाबला कर सके। बेशक यह ऐसी चीज भी नहीं है जिसका तुम मुकाबला कर सको। मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं कि उसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा थी। आरव चुप हो गया और वह इस बार हिचकिचाया। अगर वह तलवार संरचना अभी भी एक भ्रम संरचना होती तो वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता क्योंकि वह मरेगा नहीं। चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह अंत में सिर्फ एक भ्रम संरचना थी, तो वह इससे बिल्कुल नहीं डरता। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि यह एक भ्रम संरचना नहीं है और यह एक असली तलवार संरचना थी। इसके अलावा यह एक तलवार संरचना थी जो पहले दिव्य स्तर के एक विशेषज्ञ और एक राजा स्तर के डार्क बिस्ट से भी आगे थी। आरव सचमुच हिचकिचा रहा था। ठीक इसी समय बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और फिर एक तलवार, एक हस्तलिपि और एक कवच आरव के सामने दिखाई दिए। ठीक उसी समय जब आरव इस कार्रवाई से चकित था, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम पीछे हटने का विकल्प चुनते हो तो यह उच्चस्तरीय गूढ़स्तरीय तलवार, उच्चस्तरीय गूढ़स्तरीय तकनीक और उच्चस्तरीय गूढ़स्तरीय कवच तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों? इन 3 खजानों को देखते हुए आरव ने एक उलझे हुए भाव के साथ पूछा। शुरू से ही उसके सामने बूढ़ा व्यक्ति उसे जारी रखने देने के लिए अनिच्छुक लग रहा था। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति बेहद रहस्यमय थी। यह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ क्यों आया? मुझे हार मानने के लिए यह मुझे 3 खजाने क्यों दे रहा है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर उलझन में हो। मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में नहीं बता सकता। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं क्योंकि मैं तलवार संप्रदाय का सदस्य हूं। मैं तलवार संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय अब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो नहीं सकता। जब आरव ने यह सुना तो वह चुप हो गया। बहुत देर बाद उसकी नजर उन 3 खजानों पर पड़ी और उसकी आंखों में हिचकिचाहट बेहद साफ थी। आरव सचमुच अभी हिचकिचा रहा था। उसके दिमाग में 2 तरह की आवाजें आ चुकी थीं। एक ने कहा, इसे ले लो और चले जाओ। तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? केवल एक मूर्ख ही उस भयानक तलवार संरचना को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। अगर तुम अभी चले जाते हो
तो न केवल तुम पूरे तलवार संप्रदाय में प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम 3 गूढ़ खजाने भी प्राप्त कर लोगे। यह कितना अच्छा है। तुम अभी भी किस बात में हिचकिचा रहे हो? दूसरी तरफ दूसरी आवाज ने आपत्ति जताई, इसे मत लो। मार्शल मार्ग के रास्ते के लिए एक निडर दिल की जरूरत होती है। यदि तुम अज्ञात कठिनाइयों के कारण और खजानों के लिए इस स्तर को चुनौती देने से हार मान लेते हो, तो मार्शल मार्ग के प्रति तुम्हारा दिल अधूरा रह जाएगा। भविष्य में तुम कठिनाइयों का सामना करने पर पीछे हटना चुनोगे। इस बीच पहली आवाज ने दूसरी आवाज को बीच में ही काट दिया। क्या यह पीछे हटना है? क्या यह पीछे हटना है जब तुम एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हो जिसे हराना असंभव है? यह समझदारी है। इसके अलावा इस बात का जिक्र ही मत करो कि क्या तुम तलवार संरचना को पार कर पाओगे, तो अगर तुम सफल हो भी जाते हो तो क्या? यह ताकत में थोड़ी सी वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो क्या? क्या तुमने अपनी मां और छोटी बहन के बारे में सोचा है? अगर तुम मर गए तो वे क्या करेंगी? क्या वर्मा वंश उन्हें छोड़ देगा? दूसरी आवाज चुप हो गई। जाहिर है आरव की छोटी बहन और मां उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण थीं। बूढ़ा व्यक्ति आरव को देखकर मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा और केवल एक अजीब चमक उसकी आंखों से कभी कभी चमकती थी। बहुत देर बाद आरव मुस्कुराया और बोला, सही है, अगर मैं मर गया तो मेरी छोटी बहन और माँ का क्या होगा? अपनी छोटी बहन और माँ की खातिर मैं मर नहीं सकता। तो जैसे ही वह बोला, उसका हाथ उसके सामने के 3 खजानों की ओर बढ़ा। हालांकि इस समय आरव ने ध्यान नहीं दिया था कि जब उसने वे शब्द बोले तो बूढ़े व्यक्ति की आंखों में निराशा की एक झलक साफ साफ दिखाई दी थी। ठीक उसी समय जब आरव का हाथ हस्तलिपि को छूने वाला था, उसका हाथ अचानक पीछे हट गया और फिर उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा और मुस्कान के साथ कहा, तो वरिष्ठ, मैं जारी रखना चाहता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति चकित रह गया और फिर बहुत देर बाद उसने हैरानी के साथ कहा, तुम जारी रखना चाहते हो? आरव ने सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में हिचकिचाहट का एक निशान भी नहीं था। उसकी आंखों में केवल एक दृढ़ भाव था जब उसने कहा, मार्शल मार्ग का रास्ता उतार चढ़ाव से भरा होना तय है। अगर मेरे पास दृढ़ विश्वास और निडर साहस नहीं है तो मैं मार्शल मार्ग पर दूर तक जाने में असमर्थ रहूंगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में स्वीकृति की एक झलक चमक गई और फिर उसने पूछा, तो तुम्हारी छोटी बहन और माँ का क्या? अगर तुम तलवार संरचना में मर गए तो वे क्या करेंगी? क्या तुम अपनी खुद की मार्शल मार्ग और ताकत में सुधार की खातिर अपने प्रियजनों की परवाह न करके थोड़ा बहुत स्वार्थी नहीं हो रहे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ, दक्षिणी क्षेत्र में बलशाली का सम्मान किया जाता है। ताकत होने से ही मैं अपने भाग्य पर नियंत्रण रख पाऊंगा और तभी मैं अपने प्रियजनों की बेहतर रक्षा कर पाऊंगा। अगर मैं ताकतवर नहीं बनता तो मेरी छोटी बहन, माँ और यहाँ तक कि मेरे अपने जीवन का अंत में मेरे अपने नियंत्रण में नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं अपनी छोटी बहन और माँ को इस बार पीछे हटने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, तो जब मैं भविष्य में कठिनाइयों का सामना करूँगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें एक डरपोक और पीछे हटने के बहाने के रूप में उपयोग करूँगा। तो मैं जारी रखना चाहता हूँ। वास्तव में आरव की जारी रखने की इच्छा केवल अपनी ताकत में सुधार के लिए नहीं थी और वह अपने भीतर के राक्षसों को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहा था। हाँ, जब उसके दिमाग में वे 2 आवाजें आईं, तो वह जानता था कि उसके पास पहले से ही भीतर के राक्षस थे। अगर इन भीतर के राक्षसों को खत्म नहीं किया गया तो उसकी इच्छा दृढ़ नहीं होगी और मार्शल मार्ग के प्रति उसका दिल हिल जाएगा। वह उसके लिए बिल्कुल एक आपदा थी। इन भीतर के राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए
उसे इस स्तर को चुनौती देना जारी रखना पड़ा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को सुनकर वह डर गया था। हाँ, हिचकिचाहट का वह क्षण वास्तव में डर के कारण था, और वह लगातार इस तथ्य से बचता रहा था। तो वह आवाज जिसने उसे पीछे हटने के लिए कहा था, उसके दिमाग में आई थी। अंत में वह आवाज कुछ ऐसी थी जो उसने डर की बात को छिपाने के लिए बनाई थी। जहां तक उसकी माँ, छोटी बहन या खजाने की बात है, वे सभी बहाने थे। बूढ़ा व्यक्ति को देख रहा था जबकि उसकी आंखों में स्वीकृति बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उसने कहा, हर किसी के अपने भीतर के राक्षस होते हैं, लेकिन बहुत से लोग या तो इन भीतर के राक्षसों से बचते हैं या उनके आगे झुक जाते हैं। नौजवान, तुम अपनी तलवार घुमाकर अपने भीतर के राक्षसों को खत्म करने में सक्षम थे। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। अंत में बधाई हो, तुम पास हो गए हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे पिछले तलवार सेवकों की तरह गायब हो गया, और बूढ़े व्यक्ति के साथ 3 खजाने भी गायब हो गए। यह सच में एक भ्रम था, लेकिन इस बार का भ्रम सच में यथार्थवादी था। बूढ़े व्यक्ति के गायब होने की जगह को देखते हुए आरव ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। जब उसने जारी रखने का फैसला किया तो उसका दिमाग बहुत साफ हो गया था, और उसने कई चीजों के बारे में सोचा। उनमें से एक यह थी कि उसके सामने का यह दृश्य अभी भी एक भ्रम था, लेकिन वह निश्चित नहीं था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत यथार्थवादी था। अब जब उसने बूढ़े व्यक्ति को 3 खजानों के साथ गायब होते देखा, जैसे कि पहले के तलवार सेवक गायब हो गए थे, तो उसने अपने संदेह की पुष्टि कर ली थी। आरव ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह 22वें स्तर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चला गया। अब वह सचमुच उस अगली चुनौती के प्रति निडर था जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। जब आरव 22वें स्तर पर पहुंचा, तो स्तंभ के बाहर के दूसरे लोग उत्साह से भर गए थे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।